नमस्कार। मैं डॉक्टर DS चौहान। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और पिछले कुछ वीडियो में हमने भारत में कृषि संबंधी कुछ तथ्यों के बारे में डिटेल में बात की थी। और इस वीडियो में हम भारत में कृषि जलवायु प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया, हम इस वीडियो में इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हमें इस तथ्य को समझना है कि एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स क्या होता है। अगर हम शब्दों पर जाएं तो बड़ा साफ है कि एक शब्द एग्रो मतलब एग्रीकल्चर है और दूसरा क्लाइमेटिक है मतलब है जलवायु से। और हम जानते हैं कि कृषि और जलवायु ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो आपस में बहुत हद तक कनेक्टेड हैं। मतलब जैसा क्लाइमेट होगा कृषि वैसी ही वहां पर हो सकती है। हर तरह के क्लाइमेट में हर तरह की कृषि तो नहीं की जा सकती है। कुछ फसलें उष्णकटिबंधीय होती है, कुछ शीतोष्णकटिबंधीय होती है, कुछ आर्द्र होती है, कुछ शुष्क होती है। तो उसके हिसाब से हम कहाँ पर कौन सी फसलें उगाएं ये हमें सोचने की जरूरत है और एक प्लानिंग करने की जरूरत है अगर हम सिस्टमेटिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं। बस इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर एग्रो क्लाइमेटिक रीजन बनाए जाते हैं ताकि हमें ये पता चले कि देश में कहाँ कहाँ किस तरह की क्लाइमेटिक दशाएं अवेलेबल हैं और वहां कौन कौन सी फसलें आसानी से उगाई जा सकती है। साथ ही क्लाइमेट के साथ में फसलों को प्रभावित करने वाली और जो चीजें हैं जिसमें मिट्टी भी हो सकती है, उच्चावच भी हो सकता है, सरकार की नीतियां भी हो सकती है, वो सारी चीजें भी उसको किस तरह से प्रभावित करेगी और हम किस तरह से एक मैनेजमेंट तैयार करें जिससे आसानी से वहां पर फसलों का उत्पादन किया जा सके और किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके या विकास किया जा सके। तो उसको हम एग्रो क्लाइमेटिक रीजन कहते हैं। अब एग्रो क्लाइमेटिक रीजन का एक सीधा सीधा मतलब ये है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां जलवायु संबंधी दशाएं एक जैसी हो। तो फिर उस एक जैसी जलवायु दशाओं वाले एरिया में किस तरह की फसलें पैदा की जा सकती है। बस ये इतनी सी बात इसके अंदर है। तो हम आगे थोड़ा भारत के हिसाब से इसको समझते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। अगर हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन भी देखेंगे तो उसमें भी वो यही कह रहा है कि एग्रोक्लाइमेटिक जोन क्या है। एक जमीन का एक टुकड़ा है, एक लैंड का एक पोर्शन है और उस पोर्शन में क्या है, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो क्लाइमेट कौन सा है और एक वहां जो जो कृषि ऋतुएं हैं वो किस तरह से हम उसके साथ जोड़ के देख सकते हैं। तो यही चीजें हैं। अब जब हम दोनों एक दूसरे चीजों को जोड़ के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये क्लाइमेट है और ये फसलें यहाँ पर आसानी से पैदा की जा सकती है। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो वहां पर वही बात है कि हम क्लाइमेट को एक क्लासिफाई कर रहे हैं। किसको ध्यान में रखे, एग्रीकल्चर को ध्यान में रखे, कृषि को ध्यान में रख के जलवायु के अलग अलग टुकड़े कर रहे हैं ताकि उस जमीन का हम पता लगा सके कि वहां क्या आसानी से पैदा हो सकता है। अब भारत के अंदर ये जो काम है वो प्लानिंग कमीशन ने बड़े अच्छे तरीके से किया है। 2-3 बार ये काम हुआ है जिसकी आगे हम बात करेंगे, लेकिन प्लानिंग कमीशन ने जो काम किया है वो सबसे अच्छा माना जाता है। और वहां जो उनका उद्देश्य रहा उस उद्देश्य को वो कह रहे हैं कि 4F सीरीज, ठीक है, 4F सीरीज कहते हैं इसको, श्रृंखला, 4F श्रृंखला कहते हैं। अभी 4F क्या है, तो उद्देश्य क्या है, कोई भी एग्रो क्लाइमेटिक रीजन हम डेवलप करेंगे तो वहाँ हमारी जो प्लानिंग कमीशन है वो कहता है कि वो चार चीजें वहां डेवलप होनी चाहिए। और वो चार चीजें क्या हो सकती है। पहला F4 में से एक F का मतलब है फूड, खाना मिलना चाहिए। दूसरा फाइबर, रेशे मिलने चाहिए जो दैनिक जीवन में उपयोगी होते हैं। फॉडर, चारा मिलना चाहिए पशुओं के लिए क्योंकि भारत की जो कृषि है उसमें तो पशुओं का बहुत बड़ा रोल है। और फ्यूल वुड मिलना चाहिए, जैसे ट्रेडिशनली हम देखें भारत में खाना बनाने के लिए आग जलाने का ही इस्तेमाल वहां पर होता है, तो वो होना चाहिए। तो ये 4F सीरीज, तो किसी भी एग्रोक्लाइमेटिक रीजन को अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो उसमें ये चार चीजें मिल जानी चाहिए वहां के किसानों को ताकि वो अपनी दैनिक आवश्यकताएं जो है उसको आसानी से पूरी कर सके। तो ये एक उद्देश्य लेकर भारत के अंदर ये एग्रोक्लाइमेटिक डिवीजन जो है उनका उनका मतलब विभाजन किया गया है। अब हम इनको देखें ये किस तरह से विभाजित किए गए हैं। तो आप यहाँ देखिए, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरे भारत को 15 भागों में डिवाइड किया ब्रॉडली। बड़े डिवीजन जो किए हैं वो 15 किए हैं और उसके बाद फिर हर एक को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर 72 सब जोन भी उसके बनाए हैं। लेकिन मेजर बात ये 15 है। अभी अक्सर कई एग्जामों में पूछा जाता है कि भारत में कितने एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है, तो 15 है, 15 है। किसके हिसाब से, प्लानिंग कमीशन के हिसाब से, योजना आयोग भी हम कह सकते हैं। अब वो किस आधार पर बांटे गए हैं, तो इनके तीन आधार तो बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो मिट्टी का प्रकार क्या है, किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। अब आप याद करिए भारत में मिट्टी वाला चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था कौन कौन से राज्यों में किस किस तरह की मिट्टी है, सब आपको मैंने उस समय बताया था।
दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारक है वो है क्लाइमेट, उसमें टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों चीजें, वो किस तरह की है, तापमान कितना रहता है सर्दियों में, गर्मियों में, बारिश में, वर्षा कितनी होती है साल भर में, शुष्क क्षेत्र है, अर्ध शुष्क है, ह्यूमिड है, हाई ह्यूमिड है। तो ये सारी चीजें आप उस क्लाइमेट वाले चैप्टर को याद करिए, भारत में कहाँ कितनी वर्षा होती है, कितना टेम्परेचर रहता है, वो सारा मैंने आपको वहाँ बताया था। तीसरा वाटर रिसोर्स अवेलेबिलिटी, अब आप जल वाले चैप्टर को याद करिए, भारत में कहाँ नदियां ज्यादा थी, कौन सी सदाबहार थी, कौन सी शुष्क नदियां थी जो गर्मियों में सूख जाती थी, कहाँ बांध बनाए गए हैं, नहर, वो सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, ये तीन चीजें हैं जो एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स के डिवीजन में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, और इसी को आधार मान के इन्होंने ये 15 टुकड़े किए। इसके अलावा भी कुछ चीजें और हो सकती है जो इसका आधार बन सकती है, जैसे फिजियोग्राफी हम कह सकते हैं, या हम कहें चावच कैसा है, सीधी सीधी बात करें तो पर्वत है, पठार है, मैदान है। जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन किस तरह का है, भूगर्भिक जो इतिहास है उसका वो कैसा है, इरिगेशन के साधनों का किस तरह से वहाँ विकास हुआ है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या रहता है, क्या वहाँ के किसान उगाना पसंद करते हैं ज्यादा, फिर ब्रॉड एग्रीकल्चरल प्लानिंग क्या, भारत की वर्तमान प्लानिंग क्या है कृषि के विकास में, उसको ध्यान में रखें हम सरकारी स्तर पर, और हम कहेंगे फ्यूचर में हम वहाँ किस तरह की कृषि का विकास चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और भी कई सारी चीजें हो सकती है इसमें। तो इन सबको ध्यान में रखकर ये भारत के 15 जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं उनका विभाजन किया गया है। अब सवाल ये कि ये 15 जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो कौन से हैं। तो हम इस मैप में यहाँ आराम से इसको देख सकते हैं, और ये हमारे पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट से भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं। सबसे पहला अगर हम देखेंगे तो ये रीजन है, इसको कहते हैं वेस्टर्न हिमालय, क्योंकि हिमालय का वेस्टर्न वाला रीजन है इस वजह से, और इसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और अभी वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को इंक्लूड करते हैं, और उत्तराखंड, ये पूरा रीजन इसमें आता है। दूसरा आप देखिए सेकंड जो पोर्शन है उसको यहाँ इस तरह से ईस्टर्न हिमालय रीजन, ये है पूर्वी हिमालय, हिमालय का जो पूर्व वाला हिस्सा है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें सारे वो सेवन सिस्टर आ जाते हैं। इसके अलावा सिक्किम, और ये पश्चिम बंगाल का उत्तर वाला जो हिस्सा, दार्जिलिंग की तरफ वाला जो हिस्सा है जो पर्वतीय है वो इसमें आ जाता है। तो ये भी पर्वतीय हिस्सा था, काफी ठंडा रहने वाला हिस्सा, बर्फीला क्षेत्र एक तरह से, ज्यादातर हिस्सा हिमालय का ऊंचा हिस्सा है। कुछ हिस्सा ये भी है जहाँ पे ऊंचा हिस्सा है, कुछ पठारी क्षेत्र है, और कुछ उष्ण आर्द्र जलवायु में भी इंक्लूड किया जाता है। अब देखते हैं थर्ड रीजन कौन सा है। यहाँ देखिए लोअर गैंगटिक प्लेन, गंगा का निचला मैदान, और मैंने आपको फिजिकल डिवीजन में भी गंगा का निचला मैदान बताया था, वेस्ट बंगाल आता है इसमें ज्यादातर, केवल वो नॉर्थ वाला रीजन छोड़ के। फिर मिडिल गैंगटिक प्लेन, यहाँ देखिए बिहार और थोड़ा उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वो इसमें सम्मिलित किया जाता है। फिर आप देखिए पांचवा ऊपरी गंगा का मैदान, जिसमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश ही सम्मिलित किया जाता है। फिर अगला है ट्रांस गैंगटिक प्लेन रीजन, यानी गंगा के पार वाला मैदान, इसको हम सतलुज और सिंधु का मैदान भी हम इसको कह सकते हैं, और उसमें चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का कुछ हिस्सा जो हनुमानगढ़, गंगानगर वाला है वो भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। देन नेक्स्ट सातवां जो रीजन है उसको हम देखते हैं ईस्टर्न प्लेटू और हिली रीजन, ये पूर्वी पठार और पर्वतीय जो पहाड़ी जो क्षेत्र है, इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, थोड़ा थोड़ा हिस्सा महाराष्ट्र, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ये सारे रीजन इसमें आते हैं, थोड़े थोड़े रीजन, लेकिन छत्तीसगढ़ और झारखंड मेजर स्टेट है यहाँ। अगला आप देखिए आठवां जो रीजन है वो सेंट्रल प्लेटू रीजन, ये मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र है और पठारी क्षेत्र है, ठीक है। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान का पूर्वी वाला हिस्सा, थोड़ा उत्तर प्रदेश आ जाता है। नेक्स्ट है नाइन्थ वेस्टर्न प्लेटू और हिली रीजन, ये पश्चिम का पठारी और पर्वतीय क्षेत्र है, जिसमें वेस्टर्न घाट भी आ जाता है और डेक्कन प्लेटू ज्यादातर इसमें इसका हिस्सा बन जाता है। और इसमें मूलतः अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सम्मिलित होते हैं, ज्यादातर हिस्सा महाराष्ट्र का इसमें, मध्य प्रदेश का भी है। देन हम 10वां अगर रीजन देखेंगे तो वो है सदर्न प्लेटू एंड हिली रीजन, ये दक्षिण का पठार और पर्वतीय क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र जो है, इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु का बीच बीच वाला पूरा रीजन इसमें इंक्लूड किया जाता है। देन नेक्स्ट अगर 11वां देखें तो ईस्ट कोस्ट प्लेन और हिली रीजन, ये पूरा ईस्टर्न कोस्टल रीजन है, और वो जो पूर्वी घाट जिसको हम कहते हैं वो सारा इसमें सम्मिलित होता है, और इसमें आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पूरा कोस्टल रीजन। देन हम 12वां अगर देखेंगे तो वो है वेस्ट कोस्ट प्लेन, ये पूर्वी तटीय मैदान था, ये पश्चिमी तटीय मैदान है, और इसका वो पर्वतीय क्षेत्र जो आसपास का हिली रीजन, इसको हम वेस्टर्न घाट भी कहते हैं। इसमें गोवा, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पूरा पतला पतला रीजन इसका सम्मिलित हो जाता है। देन नेक्स्ट है 13वां गुजरात प्लेन एंड हिली रीजन, यहाँ गुजरात का मैदानी क्षेत्र है और बीच में कहीं यहाँ छोटे छोटे पठारी पर्वतीय क्षेत्र, हिली रीजन है, पहाड़ियां हैं।
इसमें गुजरात है, दादरा और नागर हवेली है, दमन और दीव है, ये सारे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। और 14वां है वेस्टर्न ड्राई रीजन, जो कि राजस्थान वाला वेस्टर्न रीजन, जो पश्चिमी राजस्थान है, हम थार का मरुस्थल ज्यादातर इसमें कहते हैं। और अंतिम और 15वां जो है वो है द्वीप समूह, आइलैंड रीजन। तो ये जो 14 जो मेन कृषि जलवायु प्रदेश है वो तो भारत की मुख्य भूमि पर है, और ये 15वां जो है वो द्वीपों पर है, मुख्य भूमि पर नहीं है। इन दोनों आइलैंड्स को मिला करके यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। तो इस तरह से 15 अलग अलग तरह के रीजन्स डिवाइड कर लिए गए हैं। अब आप खुद सोचिए कि इन सारे क्षेत्रों में मिट्टी कैसी है, इन सारे क्षेत्रों में जलवायु दशाएं कैसी है, इन सारे क्षेत्रों में पानी यानी नदियों की अवेलेबिलिटी और वर्षा कैसी है, ये सब चीजें अलग अलग टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। तो अब आपको उन सबको कोरिलेट करना होगा, यहाँ पर सोचना होगा कि किस किस तरह की कंडीशंस इसमें पाई जाती है, और फिर हम इसका वर्णन कैसे कर सकते हैं। मैं एक रीजन का करके आपको बता देता हूँ, फिर आप अगले रीजन पर आप थोड़ा कुछ सोचेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम एक रीजन लेते हैं, वेस्टर्न हिमालयन रीजन, सबसे पहला वाला रीजन जो है उसको ले लेते हैं, ये वेस्टर्न हिमालयन रीजन है। अब यहाँ कौन सा क्षेत्र है, तो जम्मू कश्मीर आ गया, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये मोटे मोटे स्टेट जो इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। अब यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है लगभग आपको डेटा मिल जाए तो आप मेंशन कर सकते हो। फिर यहाँ जनसंख्या की क्या स्थिति है, तो यहाँ थोड़ी कम जनघनत्व पाया जाता है। कारण ये कि तो ठंडा क्षेत्र है, कोल्ड डेजर्ट है, ऊंचा बहुत है, यहाँ हिमालय की वो ग्रेटर हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिक श्रेणी है, ये सारी ऊंची ऊंची श्रेणियां हैं, तो लोग थोड़े कम पाए जाते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, कम है। फिर ये उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें पर्वत है, घाटियां हैं। तो ऐसे में ये जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, घाटियां हैं, पर्वत है, ऊंचा क्षेत्र है, फिर बर्फीला भी है, तो ऐसे में खेती करने के लिए थोड़ी आदर्श दशाएं उपलब्ध नहीं होती है। इतना आसान नहीं है जितना गंगा के मैदान में हम खेती कर पाते हैं, उतना उतना ईजी नहीं है, तो आदर्श दशाएं कम है। प्लस ये ऊंचा उबड़ खाबड़ है, पर्वतीय क्षेत्र है, सीढ़ीनुमा खेतों की रचना की जाती है, और उस तरह से खेती करना थोड़ा सही रहता है। अगर हम जलवायु दशा यहाँ पर देखें तो आप देखो ग्रीष्म काल में तो तापमान वेरी करता है 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, लेकिन शीतकाल में आप देखिए टेम्परेचर बहुत कम रहता है, 0 से 4 डिग्री। और ये जम्मू कश्मीर वाले, लद्दाख वाले कुछ हिस्से तो ऐसे जो माइनस में रहेंगे हमेशा, और शीतकाल में तो बहुत कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ती है। तो आप देखिए इस टेम्परेचर में कौन कौन सी फसलें हो सकती है। अब अगला जो है यहाँ पे वार्षिक वर्षा की बात करें तो वो भी बहुत वेरी करती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर और कुछ ऊंचे हिमालयन रीजन है, वहाँ वर्षा तो होती नहीं है, वहाँ तो स्नोफॉल होगा, तो बहुत कम बारिश भी हो सकती है। दूसरा ये जो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, इनमें ज्यादा बारिश भी हो सकती है। तो काफी वेरिएशन है बारिश को लेकर के, 10 से 250 सेंटीमीटर के बीच में बारिश यहाँ पर हो सकती है। अगला यहाँ पर मिट्टी कैसी है, तो जो नदियों की घाटियां हैं वहां तो जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, लेकिन जो ढालू क्षेत्र है वहां पर्वतीय मिट्टी मिलेगी, और पर्वतीय मिट्टी मैंने आपको बताया था बहुत पतली होती है, इरोजन भी बहुत ज्यादा होता है, आसानी से खिसक कर वो नीचे आ जाती है। तो इस तरह की सॉइल यहाँ पर देखने को मिलती है। जल की बात है तो यहाँ नदियां बहती है जो वर्ष भर बहती है, क्योंकि हिमालय का ऊंचा हिस्सा जो बर्फीला क्षेत्र है वहां से वो बर्फ पिघल के पानी सारा नीचे की तरफ आता रहता है, तो वर्ष भर पानी यहाँ पर उपलब्ध रहता है, और ये नदियां सारी हमेशा बहती रहती है, तो पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक बात ये है। अगला है इसका 54% भाग तो फॉरेस्ट एरिया में, क्योंकि हिली रीजन है तो फॉरेस्ट तो होगा ही वहां पे। 18% क्षेत्र ही कृषि योग्य है, तो ये बहुत कम रेशो बनता है। अगर हम भारत के संदर्भ में भी देखें, भारत में भी लगभग 55% के आसपास जमीन एग्रीकल्चरेबल है, लेकिन यहाँ इस रेशो में काफी कम जमीन है, क्योंकि मैक्सिमम हिस्सा जम्मू कश्मीर उसका बर्फीला भी है, बर्फ से ढका हुआ है, और फिर वो ढालू रीजन है, तो काफी कम हो जाता है रेशो। प्रमुख खाद्यान्न फसलों में गेहूं, चावल, मक्का, जौ, दालें ये पैदा की जा सकती है। गेहूं मूलतः जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नहीं हो सकता, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हो सकता है। चावल भी पैदा होता है मूलतः जो देहरादून के आसपास, और उत्तराखंड का चावल तो काफी फेमस भी है। इसके अलावा कुछ और फसलें जो छोटी छोटी यहाँ पैदा की जा सकती है। इसके अलावा फलों में, और उसमें हम देखें तो सेब, एप्पल जम्मू कश्मीर बहुत ही प्रसिद्ध है। आम की खेती भी हिमाचल प्रदेश और इसमें उत्तराखंड में की जा सकती है। केसर फिर जम्मू कश्मीर बहुत ही पॉपुलर है। ड्राई फ्रूट्स जितने भी हैं उनमें से मेजर अगर हम बात करें बादाम की, अखरोट की, ये सब होता है। इसके अलावा लीची है, नाशपाती, इस तरह के फल भी यहाँ पर पैदा हो सकते हैं। तो ये कुछ मेजर फसलें हैं जो यहाँ पैदा होती है। पशुपालन में भेड़ सबसे मूलतः पाली जाती है, क्योंकि ठंडा क्षेत्र है, ऊन की बहुत जरूरत पड़ती है, तो ट्रेडिशनली वो काम यहाँ पर होता आ रहा है, तो ऊन के लिए बहुत ज्यादा ये भेड़ों को पालते हैं। इसके अलावा बकरियां भी पालते हैं, गाय भी पालते हैं। भैंसों का कल्चर थोड़ा कम है, कारण उसका ये है कि हिली रीजन है, तो उसके ऊपर ऊपर चढ़ना और उतरना भैंसों के लिए इतना आसान नहीं होता है। ऐसे में गाय और भी पाली जा सकती है यहाँ पे,
लेकिन मूलतः ये भेड़ और बकरियां पालना बड़ा आसान है, वो पर्वत पे चढ़ भी जाती है, उतर भी जाती है, ऋतु प्रवास करना भी बड़ा आसान रहता है इनके लिए। इस तरह के पशुओं को यहाँ पर ज्यादातर पाला जा सकता है। तो इस तरह से हम किसी भी एक रीजन को लेकर और उसके डिटेल में हम स्टडी कर सकते हैं। तो हम मोटे तौर पर अगर इधर जाए तो यहाँ चावल कल्चर है, इस पूरे रीजन के अंदर चावल ही ज्यादातर पैदा किए जाते हैं। इस पूरे रीजन में भी चावल कल्चर बहुत ज्यादा है। अगर वेस्ट बंगाल में विशेष तौर पर देखें तो जूट की खेती के लिए ज्यादा फेमस है, चावल तो पैदा होते ही है। गंगा का जो मैदान है इसमें गेहूं का बोलबाला ज्यादा है। बिहार की तरफ तो चावल भी बहुत पैदा किए जा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम इस कोस्टल रीजन पर आए तो यहाँ भी चावल कल्चर है। फिर दक्षिण वाले इस रीजन में अगर जाए तो थोड़ा मसालों का बोलबाला बहुत ज्यादा हो जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और इनमें भी मसाले और सब्जियां और इनका काफी उत्पादन यहाँ पर होता है। महाराष्ट्र की तरफ अगर हम जाएं, गुजरात की तरफ जाएं तो कपास और गन्ना जो है वो ज्यादा पैदा किया जाता है। मध्य प्रदेश में भी गेहूं पैदा होते हैं, अफीम की खेती भी काफी होती है, गन्ना भी पैदा होता है, सोयाबीन पैदा होता है। राजस्थान की तरफ हम जाएं तो सरसों है, गेहूं भी पैदा होते हैं यहाँ पे। वेस्टर्न रीजन में बाजरा भी बहुत ज्यादा पैदा होता है। तो इस तरह से हम पूरे भारत में देख सकते हैं कि किस किस तरह की सॉइल कहाँ है, किस तरह की क्रॉप्स वहां पर पैदा होती है। तो पूरे भारत को हम इस तरह से एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में बांट सकते हैं। आप खुद सोचिए, मैंने अलग अलग सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, फसलें भी कवर की है, मिट्टी भी बताई, क्लाइमेट भी, पानी भी, सब कुछ बता रखा है आपको। तो आप अपने अपने हिसाब से इसको सोचिए कि कहाँ क्या ज्यादा पैदा हो रहा है और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। दूसरा, इसमें एक मछली पालन का काम भी होता है इस रीजन के अंदर, लेकिन वो नदियों में, झीलों में और बांधों में होता है। तो वो लोकल छोटे छोटे जो पेचेज होते हैं उसके अंदर ये काम किया जाता है। अब ये तो प्लानिंग कमीशन के 15 जो क्लाइमेटिक रीजन थे वो थे। अब नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट ने भी भारत में एग्रो क्लाइमेटिक रीजन को बांटा है, लेकिन उसने 127 जोन किया है, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों को इसमें बांटा है, जो काफी बारीकी से काम किया गया है। इसी तरह से अगर हम एक और देखें तो भारत में नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ने भी भारत को एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में बांटने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने उसका नाम एग्रो इकोलॉजिकल जोन रखा है और भारत को टोटल 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन में बांटने की कोशिश की है। कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश हम कह सकते हैं, और फिर उसको 60 सब पोर्शन में बांट दिया गया है। और ये अगर डिटेल देखना चाहो तो उसी तरह का वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय और डेक्कन और ज्यादातर जो फिजिकल नेम है या डायरेक्शन है उसी के हिसाब से ये 20 टुकड़े कर दिए गए हैं उसके, और उनके हिसाब से फिर वही चीज है। लगभग 15 वहां थे तो यहाँ थोड़े बढ़ा दिए गए हैं। तो ये चीजें हैं इसके अंदर है। तो इतना पढ़ने के बाद में अब हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है? जो जो जनरल नॉलेज के जीके के वगैरह जो पेपर आते हैं उसमें ज्यादातर यही प्रश्न पूछा जाता है कि कितने जलवायु प्रदेश हैं भारत के अंदर। कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश भारत की मुख्य भूमि पर स्थित नहीं है? 14 तो है, एक नहीं है, उसका नाम बताइए। पश्चिमी हिमालय कृषि जलवायु प्रदेश में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? पश्चिमी शुष्क कृषि जलवायु प्रदेश किस राज्य में पाया जाता है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है? राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो एवं भूमि उपयोग नियोजन ने भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में विभाजित किया है? तो आप इन सारे सवालों के आंसर दीजिए। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हम किसी और वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर उस पर और बात करेंगे। तब तक आप अपने आसपास मिट्टी, पेड़ों और पानी की रक्षा कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।